Am I audible? तो मुझे आप लोग ये बताइए, सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व हो रहा है सबसे? क्योंकि वो हो जाएगा देन हम लोग आगे फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी हैं, ड्युअलिटी वगैरह का प्रॉब्लम जो है तो वो उसी पे बेस्ड है जो बताना है मुझे। देन मुझे ये बताइए पहले, सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व हो रहा है? क्योंकि वो होगा तभी आगे फर्दर हम लोग मूव कर सकते हैं ड्युअलिटी वाले पोर्शन पे। और वो उस पर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। तो फिर हम लोग ड्युअलिटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसका थियोरेटिकली क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, और फिर फर्दर फिर उसको सॉल्व करना होगा हमें, जैसे सिंप्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे। फ्लो चार्ट के हेल्प से तो आप लोगों को ये क्लियर होगा स्टेप्स कैसे कैसे करना है, क्या टर्म्स करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये क्लियर है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट? मुझे ये बताइए। से आइदर यस और नो। नो, फ्लो चार्ट से भी क्लियर नहीं है? मतलब क्या करना है प्रोसेस भी क्लियर नहीं है? क्लियर है मैम। क्वेश्चंस नहीं बन रहा, प्रोसेस क्लियर है ना, कैसे कर रहे हैं, स्टेप्स क्या क्या होगा, कैसे होगा, ऑर्डर्स में होगा, यस मैम। वो क्लियर है ना? क्वेश्चन तो यस तभी मैम। बनने वाला है जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे तो बनेगा नहीं वो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कल जब आप करके नहीं देखोगे तब तक वो बनने नहीं वाला। चलो तो देखते हैं ड्युअलिटी से रिलेटेड, फिर अगर प्रॉब्लम इसमें होगा तो कुछ पूछना हो तो बताइएगा, अदरवाइज फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग को ही सॉल्व करने का एक है जिसमें हम लोग वो सिंप्लेक्स मेथड से, जैसे हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते थे, डिस्कस करते थे, सॉल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, मैथमेटिकल मॉडलिंग में पहले कन्वर्ट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन सबसे पहले तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आता है, देन आप सॉल्व करते हो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन और सिंप्लेक्स मेथड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जिससे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है ड्युअलिटी का। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूजफुल है, क्या हम लोग करते हैं उसमें फॉर लीनियर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और कैसे उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं और सॉल्यूशन को समझते हैं, बस वो देखना है। तो अगर लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो ड्युअलिटी जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी, ड्वेल फॉर्मुलेशन, एडवांटेजेस क्या है, ये देख रहे हैं। बेसिकली हम यही तीन चीज देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ड्वेल फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, उसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, एंड द थर्ड इज एडवांटेजेस ऑफ ड्युअलिटी। ड्युअलिटी अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मुलेशन कर रहे हैं देन उसका क्या यूज है, क्या एडवांटेजेस है, ये पढ़ना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे यूनिट का वो है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्युअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्या यूज और इम्पोर्टेंस है ड्युअलिटी का, वो
ड्वेल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन निकालने वाले हैं वो, और उसका जो एडवांटेजेस होगा इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो। तो पहले देखो ड्वेलिटी ऑफ द प्रॉब्लम को अगर समझना है तो सबसे पहले ड्वेलिटी वर्ड का मीनिंग देख लीजिए क्या है और क्या मीन करता है वो समझ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, मैक्सिमाइज द सॉल्यूशन, मिनिमाइज द सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करता है। तो हर जगह मैक्सिमाइज करते थे मैक्सिमाइज करते थे प्रॉफिट को, मिनिमाइज करते थे कॉस्ट को। तो हमारे पास जो अब तक सिचुएशन था, या तो होता था मैक्सिमाइज करो या तो होता था मिनिमाइज करो। लेकिन यहाँ जो ड्वेलिटी कॉन्सेप्ट में आ रहा है उसमें मैक्सिमाइज भी करने के लिए बोला जाएगा और मिनिमाइज भी करने बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर इसी के साथ ये भी क्वेश्चन बोल दिया जाए, ये भी आपका टास्क आपको एक और दे दिया जाए कि आपको ऑप्टिमाइज करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड साथ में बोल दिया जाए मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, और दोनों आपको एक ही फंक्शन, एक ही सॉल्यूशन, एक ही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से दोनों ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। दैट मीन्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अगर फॉर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कुछ ऐसा हो तो हम लोग उसको ड्वेलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ये हर केस में होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है फॉर एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम there is an associated linear programming problem. The former problem is, यहाँ एक वर्ड होता है primal and the latter is called dual. दोनों में एक है, सिर्फ एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा और दूसरा है ड्वेल ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव एक साथ है। The two problems may appear to have superficial relationship between each other, but they possess very intimately related properties and useful one. The optimal solution of one problem gives complete information about the optimal solution to other. The optimal solution for both the problems are same. यहाँ पे बोल के आ रहा है एक चीज, यहाँ एक लाइन में ये देख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेलिटी जो है वो बहुत, क्या बोला जाए, पहले से बेटर है इसी चीज को समझ लीजिए। यहाँ जो टर्म है, एक टर्म ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको निकालना है फॉर द वन, एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, अलग अलग हम निकाल रहे थे। और दोनों अगर एक साथ है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर आप एक के लिए निकाल रहे हैं और वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूसरे के लिए भी मिल जाए और दोनों साथ में एक साथ मिल जाए, तब ड्वेलिटी का टर्म आता है। जैसे देख लो, इसको लिखा है इसमें, हर क्वेश्चन का, हर एलपीपी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक प्राइम सॉल्यूशन, प्राइम क्वेश्चन जो होता है वो, और उसका अदर पार्ट जो होता है वो ड्वेल होता है। जैसे मान लीजिए इन ईच मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट ही होगा। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन एलपी हैज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम जो है उसको ड्वेल बोलेंगे, जो कि है विच इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब आपने एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम रखा, मैक्सिमाइज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और दोनों अगर एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपल उसका टर्म होता है ड्वेलिटी। और अगर ड्वेल सॉल्यूशन, ड्वेलिटी और प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी देगा और मिनिमम कॉस्ट भी इंक्योर करेगा। तो इसमें फिर से हम लोगों को सॉल्व जो करना होगा, फर्दर जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे वो हम लोगों को सिंप्लेक्स मेथड से ही मिलेगा कभी भी। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फर्दर मेथड आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, ड्वेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके फिर से सिंप्लेक्स टेबल ही हमें फॉर्म करना है, जो कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगा फॉर बोथ मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। सो ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करना जानते हैं, सॉल्व करना फर्दर आपको आता है, तभी आप ड्वेलिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो।
क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा फर्दर, वो सॉल्यूशन हमेशा विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स टेबल ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन तो अगर आप वो नहीं कर पाते, सिंप्लेक्स टेबल नहीं कर पाओगे, तो ड्युअलिटी का क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा, सिंप्लेक्स मेथड का जितना भी क्वेश्चन होता है, जो भी आपको मिल रहा है, इतना सारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व किया था, सबको अप्लाई करो, सब पे अप्लाई करो। पहले ये सिंप्लेक्स टेबल का मेथड सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तभी आप आगे फर्दर मूव कर पाओगे। एटलीस्ट इस चैप्टर में तो तभी मूव कर पाओगे। वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है, तभी आप यूज कर सकते हैं जब आप सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करना अच्छे से जान गए हैं। तब उसमें और नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे डबल टास्क है, आपको मिनिमाइज भी करना है, मैक्सिमाइज भी करना है, दोनों साथ में करना है। तो फिर आपको ये ज्यादा उसका एक एप्लीकेशन है, समझिए तो। और इसीलिए मैंने आपको बोल रहा है, अब बार बार यही रिपीटेडली बोल रही हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिंप्लेक्स टेबल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ड्युअलिटी और सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो आपका इससे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप वो कर पाओ, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग और कब करेंगे मालूम नहीं। एक दो क्वेश्चन लास्ट डे भी पूछा था, किसी से भी नहीं सॉल्व हो रहा है सिंप्लेक्स वाला, या फिर कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए कैसे कर रहे हैं। प्रोसेस याद रखिए, क्योंकि उसी प्रोसेस उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बाकी जो भी फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वैलिडिटी एटलीस्ट वैलिडिटी और सेंसिटिविटी वाला जो केस है वो वही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअलिटी क्लियर है, हम लोग क्या करेंगे बताओ। हम लोग ड्युअलिटी का प्रॉब्लम में क्या करने वाले हैं ये पता है, समझे या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ बोलोगे तब तो हम आगे कुछ बताएंगे। किस बेसिस पे बताते चले गए बताइए। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। सिंप्लेक्स टेबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं बन रहा है क्वेश्चन उस पर। क्वेश्चंस नहीं बन रहा है? वही कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, प्रैक्टिस किया है? जो मैम आप करवाई थी उसको तो कर रहे थे, बट समझ में नहीं आ रहा, बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज हो जा रहा है मतलब स्टेप पहले क्लियर कर लीजिए मतलब वो तो चेंज करना होता था ना, S1 वगैरह S2 ये सब, उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। S2 S1 में क्या है, हर वैल्यू में एक वेरिएबल डाल देना है, मिक्स कर देना है, एक S1 S2 इंट्रोड्यूस कर देना है, फिर उसको हम इक्वेट। एक बार और स्टेप समझा दीजिए तो मैम। क्या एक बार और थर्ड स्टेप में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार और पूरा स्टेप समझा दीजिए तो फिर से। सिंप्लेक्स वाला? यस मैम। ठीक, एक मिनट। पिछले दिन का जो क्वेश्चन दिए वही सॉल्व करवा दीजिए, जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। देखते हैं कहाँ तक प्रोसेस सेम बना है कि नहीं बना, देख लेंगे, चेक कर क्वेश्चन लेंगे। सॉल्व करने पे जैसे अभी है ना सिचुएशन के लैपटॉप में आप सारा माउस से करके वो नहीं कर पाते ना। अगर वो माउस रहता है, क्वेश्चन जो सॉल्व कराया वो तो 2-3 प्रॉब्लम आपको वैसे करा दिया ना, शेयर करके बता दिया था स्टेप्स, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हुआ है। तो वैसे अगर करना होता तो वो तो हम कर ही दिए थे ना।
जो स्टेप है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, जो टर्म्स आ रहा है वो तो वही आ रहा है। स्टेप क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, वो तो आपका वही रहने वाला है। जो हम जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, या फिर जो भी टर्म हम लोग सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ला रहे हैं वो तो वही रहेगा। आपका क्वेश्चन बदलेगा तो फिर आपका जो टर्म है बस वो वैल्यूज आपका बदलते जाएगा मैथमेटिकल, और जो रिजल्ट आएगा वो मैम स्टेप 3 में जाके फंस गए हैं, पता नहीं चल रहा कैसे करना है। स्टेप 3 में। यस मैम। अच्छा ठीक है। सॉल्यूशन जो, अच्छा जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, उससे वो रिजल्ट डिफरेंट है, वैसा सिचुएशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर फंस वो वैसा सिचुएशन पता ही कुछ नहीं मिल नहीं। रहा है, उससे डिफरेंट सिचुएशन यस मिल रहा है। मैम, यस मैम, पता नहीं मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ या क्या, बट वो जीरो हो ही नहीं अच्छा, पा आप रहा है। पहले वाले क्वेश्चन से एक रिवाइज देते हैं, और अगर आपको लगता है मैं कि वो हाँ कर लास्ट, चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन भी मैं एक्स्ट्रा सॉल्व किया, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जा रहा है, और ये यस मैम। मैंने दिया था वो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। देखो वो हो सकता है कि जो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना लास्ट डे, वो मैंने बस ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन दे दिया था, तो हो सकता है उसका सिंप्लेक्स सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो, तो उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। जो बन रहा है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है आपका, जो भी आपने पहले पढ़ा है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको सॉल्व करना नहीं आता, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो रैंडम, जैसे देखो कभी भी कोई क्वेश्चन होता है, अगर फिक्स टाइप और फिक्स पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट ही वैसे रहता है कि उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। अगर आप रैंडम क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो कोई एक इक्वेशन हम दे दिए, तो रैंडम इक्वेशन दे रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन होगा, एक डमी क्वेश्चन मैंने दिया था, ठीक है, तो डमी क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो हम लोग श्योरली बोल नहीं सकते, ठीक है। जो क्वेश्चन है आपका बुक का है, या फिर जो क्वेश्चन उस फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो सॉल्व करके देखो, अगर वो बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, स्टेप्स क्लियर है। स्टेप क्लियर करना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्या आ रहा है रिजल्ट वो देखो, रिजल्ट को एनालाइज करो, बस इतना ही करना है। और स्टेप क्लियर है तो आप ईच एंड एवरी स्टेप अगर सीक्वेंशियल वे में फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बशर्ते वही है, उस केस में अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता और ऐसा कोई क्वेश्चन है जो फॉर्मुलेट ही गलत किया हुआ है, तब हो सकता है कि आपके पास सॉल्यूशन ना मिले। अभी किसी ने कहा कि स्टेप्स ही क्लियर नहीं है, बोल रहे थे ना कोई, बताइए। यस मैम, हमको नहीं क्लियर है, फिर से समझाइए स्टेप। ठीक है, अच्छा एक बार एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बन रहा है, क्या है, स्टेप रिवाइज कर लो, जिनसे बन जा रहा है वो रिवाइज कर लो, जिनका नहीं बन रहा है वो देख लो एक बार क्या होता है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे फर्दर करेंगे। चलो देख लेते हैं, क्योंकि फर्दर जो भी पढ़ोगे वो इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए ज़रूरी है।
चलिए देखिए, सिंपलेक्स मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। लास्ट डे एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारे पास देखो ये जो टर्म है z इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लिखा हो, z इज इक्वल टू जो टर्म होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये है कि आप इतना सारा जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो एक्चुअली क्यों करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमेशा होगा या तो मैक्सिमाइज करिए या तो मिनिमाइज करिए, कुछ भी सॉल्यूशन होगा तो आइदर होगा। अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो एज अ बिजनेस हेड हम क्या करने वाले हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने वाले हैं। अगर वही चीज प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। तो मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन, यही दो केसेस होगा। जो अभी हम ड्युअलिटी में बात कर रहे थे, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों अगर एक साथ कर दिया जाए तो ड्युअलिटी का कंडीशन आता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सपोज मैक्सिमाइज 3x1 + 2x2, आपके पास ये है। दो कंडीशन है हमारे पास, दो इक्वेशन है, x1 + x2 ≤ 4, x1 - x2 ≤ 2। हमारे पास ये इक्वेशन है। x1 x2 दोनों आइदर 0 और ग्रेटर है इससे। अब देखो इसको जब सबसे पहला स्टेप होता है, जो लास्ट डे हम लोगों ने उसमें एल्गोरिदम वाले में जो फ्लो चार्ट था उसमें देखा था, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है, जो यहाँ दो इक्वेशन है, उन दोनों में हम लोगों को एक स्लैक और या फिर सरप्लस वेरिएबल ऐड करना होता है। कोई भी एक वेरिएबल ऐड करना होता है, और वो अगर हम थ्योरेटिकली समझे तो वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू में। तो इक्वल टू कन्वर्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ होगा, जो कि आप इक्वेट करेंगे तो इक्वल टू टर्म आएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x1 + x2 <= 4 था, तो उसमें एक टर्म ऐड कर दिया। कोई भी वैल्यू आप ऐड कर दो, s1 s2 कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 4 कर दिया। ऐड करने के बाद ये है इक्वलिटी साइन कर दिया। इसी तरह दूसरे में क्या किया, दूसरा टर्म s2 ऐड कर दिए और उसको हम इक्वेट कर दिए इक्वल टू साइन के साथ। जो टर्म बाकी सब था वो एज इट इज है, सिंपली यहाँ दो टर्म एक्स्ट्रा आ गया s1 s2। अब देखो x1 - x2 होगा ना मैम इसमें सेकंड वाले में? हाँ, x1 - x2 + s2, ठीक है। तो ये इतना कर दिया। अब देखिए कभी भी जो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का ये जो होता है वो बेस्ड होता है इन दोनों वेरिएबल पे। जो वेरिएबल यहाँ यूज होता है वही इस पे डिपेंडेंट होता है। मतलब ये जो z है वो इस डिपेंडेंट होगा जितने भी वेरिएबल आप यहाँ यूज कर रहे हैं उस पे। तो अब चूंकि यहाँ दो वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया है, x1 + x2, x1 x2 ऑलरेडी, सॉरी दिस वन इज x1, s1 s2 ये आ गया है, दो टर्म एक्स्ट्रा आ गया है। तो इन दोनों को भी हम इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि भले ही इसका रोल ना हो अभी 0 हो, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी था नहीं, तो आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका इसमें कोई रोल नहीं होगा। इंट्रोड्यूस करके मान लो आप कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए किसी को हायर करते हो, तो आपको काम कराना है वो इम्पोर्टेंट है। उसका उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है अलग या फिर कुछ वैसा टर्म आ रहा है, वो हमारे लिए पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टर्म, चूंकि ये कोई प्रॉफिट देने वाला नहीं है, आपने इंट्रोड्यूस किया है इस टर्म को, तो 0 टर्म के साथ इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये जो टर्म हो गया, ये जब रिजल्ट, मतलब ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गया और ये जो मिला, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी हो गया। क्या किया हमने, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, चूंकि दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और उसको मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दिया। ये करने के बाद हम लोग अब करेंगे हमारा सॉल्यूशन का पहला स्टेप, मतलब सिंपलेक्स टेबल का इनिशिएशन। यहाँ हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब सिंपलेक्स टेबल में करेंगे तो सिंपलेक्स टेबल में हम लोगों को देखना होता है पहले क्या क्या टर्म्स है, कैसे कैसे टेबल फॉर्म हो रहा है। तो पहला टर्म जो इनिशियल सिंपलेक्स टेबल होगा वो फॉर्म करने के लिए
फर्स्ट कॉलम जो बनता है वो वेरिएबल बनता है बेसिक वेरिएबल का, और बेसिक वेरिएबल हम उसे कह रहे हैं जो कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वेरिएबल्स को। और क्या वेरिएबल्स यूज किया था, वापस से जाके चेक करो, S1 और S2 को इंट्रोड्यूस किया था। सिंपली S1 S2 पुट कर दिए, बेसिक वेरिएबल हमारा S1 S2 है। CB जो होता है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, टर्म भी आप कहीं होगा तो नोट करके रख लीजिए, CB इज द कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल जो मिलेगा वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में मिलेगा, ऑप्टिमा जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें। तो दिस इज 0 कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। तो ये टर्म जो CB हो गया वो 0 0 हो जा रहा है, क्योंकि कॉस्ट जो कोएफिशिएंट कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल या कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल जो आप समझ ले यहाँ पे, दिस इज 0 0। XB जो होता है वो वेरिएबल का जो आपका टर्म्स है 4 and 2 ये होता है। सो XB का कॉलम ये है। आप यहाँ भी ये मेंशन कर दे जो इक्वलिटी साइन के बाद टर्म आ रहा है, दिस टर्म इज XB, या फिर यही मेंशन कर ले दिस इज XB, तो वो आपके लिए फॉर्मुलेट करना आसान हो जाएगा, XB यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो वेरिएबल एग्जिस्टिंग था उसको पहले लिखोगे, X1 X2 हमारा एग्जिस्टिंग वेरिएबल था जिसपे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो इंट्रोड्यूस किया है वेरिएबल S1 S2 वो डाल दो। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ये जब सारे टर्म्स हमने लिख दिए तो अब इसके कोएफिशिएंट्स डालेंगे यहाँ। तो अब देखिए क्वेश्चन में वापस से जाइए, x1 का कोएफिशिएंट फॉर फर्स्ट इक्वेशन दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1, एंड S2 इसमें नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। सो ये टर्म यहाँ लिख दिया, x1 के कोएफिशिएंट को 1, x2 का भी कोएफिशिएंट 1 था, S1 का कोएफिशिएंट फॉर फर्स्ट इक्वेशन 1 था, S2 का कोएफिशिएंट जो कि S2 इसमें नहीं है दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जो दूसरा इक्वेशन उसके कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं। सो x कहाँ जा सो दूसरा हमारा इक्वेशन है, इसका कोएफिशिएंट लिखो, x1 का कोएफिशिएंट 1, दूसरा -1, थर्ड S2 का कोएफिशिएंट 1 होगा और S1 का कोएफिशिएंट चूंकि इसमें नहीं है तो ये 0, ये टर्म आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, CJ लिखते हैं। CJ इज द कॉस्ट फंक्शन, जहां C टर्म आ जाए समझ लो कॉस्ट की बात कर रहा है, C जो है CJ ऑफ कॉस्ट। सो इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज 3 2 0 0। सो यही चीज हम यहाँ लिखते हैं CJ में, जो कि है C 3 2 0 0। सो कॉस्ट फंक्शन का कोएफिशिएंट ZJ जो होता है दैट इज द मल्टीपल ऑफ CB इंटू x1, CB सो 0 इंटू 1 प्लस साइन 0 इंटू 1, ये ZJ होगा। 0 से 1 को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, प्लस साइन 0 इंटू 1 दैट इज 0, ऑलवेज 0। अब देखो ये टर्म क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन 0 इंटू -1। तो हर केस में चूंकि ये दोनों टर्म 0 ही है तो हर केस में आप मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो आएगा दैट विल ऑलवेज बी 0, हमेशा 0 आने वाला है वो। तो फर्स्ट स्टेज में देखिएगा CB जो होता है वो और ZJ जो होता है वो फर्स्ट इनिशियल टेबल, आप इसी से समझ सकते हैं अगर ये दोनों टर्म 0 दिख जाए दैट मीन्स दैट इज द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, CJ जो कॉस्ट फंक्शन था उसमें से ZJ को घटा रहे हैं, टर्म भी लिखा है CJ माइनस ZJ। अब इन स्टेप में से इसको घटाइए, ऑब्वियसली सारा का सारा 0 है, जो घटाओगे तो जो है वही आएगा, ठीक है। ये आने के बाद यहाँ से हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब तक हम लोग सिर्फ अरेंजमेंट कर रहे थे, इसके बाद जो मैक्सिमम होगा इन तीनों चारों टर्म में से, इनफैक्ट आपके पास और ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, तो अगर इन सब में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको चूज करिए। बाकी दोनों तो 0 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो मैक्सिमम नंबर इज 3।
जो मैक्सिमम नंबर मिलेगा यहाँ, वही यहाँ की कॉलम को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब ये की कॉलम आप चूज करो यहां से। दूसरे की कॉलम जब सेलेक्ट कर लेंगे तब हमें क्या करना है, इस की कॉलम के एलिमेंट से इस xb में डिवीजन करना है। यहां लिखा है देखिए xb बाई xi। सो xi जो होगा दैट इज की कॉलम का एलिमेंट। सो 4 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1। सो 4 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 मैंने लिखा है यहाँ। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में से, यहाँ 2 है, मान लो इक्वेशन 3 होगा तो 3 भी हो सकता है, इक्वेशन 4 हो तो 4 भी हो सकता है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो इधर लेना है। ध्यान रखिएगा, कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू और रो में से मिनिमम वैल्यू चूज करेंगे। इन दोनों को चूज करने के बाद इनमें से जो रो कॉलम था वो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, इधर से जो मिनिमम वैल्यू मिल गया वो देख रहे हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां क्रॉस कट करेगा एक दूसरे को, जो सेम रो एंड सेम कॉलम में मिलेगा, दैट नंबर, दैट एलिमेंट इज नोन एज की एलिमेंट। सो ये जो 1 है वो की एलिमेंट का काम करता है। ठीक है, सो ये की एलिमेंट है, और की एलिमेंट से इधर जब आप रो में जाएंगे तो उससे जो भी वैल्यू रिलेटेड होगा, वेरिएबल जो रिलेटेड होगा, उस वेरिएबल को हम रिमूव कर देंगे। S2, यहाँ पे S2 है तो इस वेरिएबल को रिमूव कर देंगे, और इससे जो आपका कॉलम वाइज देखोगे तो x1 जो वेरिएबल दिख रहा है वो इनकमिंग वेरिएबल, मतलब ये S2 को हम रिप्लेस कर देंगे बाई x1। ये हमारा काम है। इससे पहले एक और काम था, यहाँ पे चूंकि 1 ऑलरेडी है ये वैल्यू, तो हम लोग इसको 1 रहने देते हैं। अगर ये 1 नहीं होता तो नेक्स्ट जो सिंप्लेक्स टेबल हम बनाते उसमें इसको 1 में कन्वर्ट करना होता। 1 कन्वर्ट करने के लिए क्या होता, मान लो यहाँ 5 है, 10 है, कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर है, तो सारी रो को यहाँ से लेके xb से लेके यहाँ तक सबको आप डिवाइड कर दोगे उस नंबर से, जो नंबर भी यहाँ होगा। क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या, कुछ भी नंबर है उस नंबर से सारे रो में डिवाइड कर दो तो वो 1 बन जाएगा, और बाकी जो में चेंजेस आएगा वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे चूंकि 1 है तो यहाँ पे हमारा ज्यादा टफ टास्क कुछ नहीं है, 1 ऑलरेडी है तो रहने दे रहे हैं। ये हमारा यहाँ तक पता चल गया, x1 इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग, दिस इज S2। S2 जो है वो आउटगोइंग वेरिएबल है। अब इतना इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो S1 चूंकि यहाँ S2 को रिमूव कर देना था, इसकी जगह पे x1 आ गया है, तो यहाँ हम लोगों ने S1 एंड x1 लिख दिया। फिर CB में जाओ, CB में क्या होगा, जो वेरिएबल यहाँ है उस वेरिएबल का कॉस्ट फंक्शन का कोएफिशिएंट, तो S1 का तो 0 ही है, पहले से पता है। x1 का क्या है, 3, देख लो वापस से, x1 का कोएफिशिएंट 3 है, सो 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3। xb हमारा क्या है, तो xb लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 4 टर्म लिख देंगे, उसके बाद बाकी टर्म हम ऐसे नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो यहाँ से देखिए, जो की एलिमेंट होगा उससे रिलेटेड जो रो है, पहले आपको सबसे पहले वो लिखना है। तो सारा टर्म यहाँ जो लिखा है वो हम लोगों को देखिए वापस से यहाँ दिख रहा होगा आपको, this is 2, this is 2, this is 1, this is 1, this is -1, 0, 0 and 1, वही लिखा हुआ है। ये इतना लिखने के बाद अब क्या करना होता है, जो की एलिमेंट है उसके साथ जो भी एसोसिएटेड वेरिएबल हो, ये वेरिएबल जनरली ऊपर जो भी टर्म होगा वो, या फिर नीचे जो टर्म होगा, यहाँ 2 ही है, ऊपर के केस में ही है, इस टर्म को हमें 0 बनाना है। अब इस टर्म को 0 कैसे बनाओगे, इन दोनों को घटा दो, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे शायद, मैट्रिक्स में इन दोनों को घटा देते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, जो हम रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं
तो यहाँ स्टेप 3 फिर से समझाइएगा नहीं। क्या हुआ? स्टेप 3 फिर से बताइएगा ना मैम। ये स्टेप थर्ड वाला XB के बाद से जो X1 X2 S1 S2 आया वो किस? ये टेबल के बाद यहाँ इस टेबल को बताना है ना। यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, तो S1 जो था वहां से S1 रख दिए। X1 क्या बोल रहे थे? इनकमिंग वेरिएबल ये है। तो S2 देखो यहाँ पे एक साइन हमेशा दिया रहता है, दिस साइन इज फॉर रिमूविंग दिस, ये S2 यहाँ से हटा देना है और X1 इसके प्लेस पे आ जाएगा। कभी भी की एलिमेंट की कॉलम के रिलेटेड जो भी टर्म है, तो अगर इससे जाओगे बेसिक वेरिएबल वाला जो कॉलम है, इस टर्म को हटा दिया जाता है और इस टर्म को यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये की कॉलम है, इससे रिलेटेड ये है और इसी से रिलेटेड ये है, तो दिस टर्म इज गोइंग टू रिप्लेस दिस वन। सो ये चीज यहाँ हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो S1 तो एज इट इज था, X1 रख दिए। कोएफिशिएंट जब हम देख रहे हैं, क्या अभी तक CB जो है हमारा S1 का 0 था, ये हमेशा मैक्सिमाइजेशन में से लिखोगे जब भी लिखोगे ये टर्म, S1 का कोएफिशिएंट 0 है, X1 का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लोगों को यहाँ 3 और 0 लिख देना है। नेक्स्ट टेबल में देखिए लिखा है 3 एंड 0। उसके बाद क्या करना है, की एलिमेंट का जो भी रो होगा पहले, सबसे पहले अगला इनिशियल टेबल में सबसे पहले इसे लिखना होता है और इसी के बेसिस पे बाकी को लिखा जाता है। तो ये जो टर्म है सबसे पहले आपको यहाँ लिख देना है। देखिए एकदम कॉपी किया हुआ है, सेम टू 1 - 1 0 1, सबसे पहले इसको लिखना है। ऐसा नहीं जैसे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल हम सीक्वेंशियली लिख रहे थे, CB लिख रहे थे, XB लिख रहे थे, सारे कोई अब S2 का जो था वो X1 में वापस सेम रह जाएगा। हाँ नहीं, कोएफिशिएंट डिफरेंट हो, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। की एलिमेंट अगर 1 है ना तो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा। अगर 1 नहीं है तो जो नंबर, मान लो यहाँ 5 लिखा होता, 5 होता, तो 5 में से 5 डिवाइड कर देते तो क्या हो जाता? 1 होता। तो 5 इसको भी डिवाइड, 5 सबको, इस पूरे रो में हम 5 से डिवाइड करते, CB में नहीं करते, XB से लेके यहाँ तक में करते, सबको डिवाइड कर देते। अगर नहीं है, डिवाइड नहीं करना पड़ा तो ऐसे ही लिख दिए हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी है। अगर 1 नहीं होता तो डिवाइड करके लिखते। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमको की एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाले नंबर